Our topic of discussion is lipid metabolism and beta oxidation. जो लिपिड का टूटना है, ये लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो होती है बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है, क्या इसके अंदर होता है, वो सारी बातें आगे करेंगे। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन या आपकी कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी, तो इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करते। स्टार्ट आगे जहाँ पे स्टेप स्टार्ट होने हैं, जो कंसेप्चुअल चीज है उसके ऊपर बात करेंगे। ओके। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, जैसे ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज हम जब इंटेक करते हैं तो आपको पता है कि पहले से हमारी क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, फिर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन किया जाता है। यानी सबसे पहले हमें जो एनर्जी चाहिए वो हमें प्रोवाइड हो जाएगी, फिर जो ग्लूकोज बचा हुआ है तो वो हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। और थर्डली, अगर फिर भी ग्लूकोज बचा हुआ है तो वो किधर जाता है, वो फिर हमारी फैट स्टोरेज की तरफ जाता है, जिसका मतलब है कि खाने से पता मोटा होता है, फैट स्टोरेज की तरफ। अच्छा, जब ग्लूकोज टूटता है तो फैट एंड इज अंडरस्टूड। फैट एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन इजीली लर्न, ये कुछ लिखे हुए हैं कि क्या तरीकेकार हैं। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। ग्लिसरॉल जब वो टूटा है तो उसमें से निकलता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड लाइक पायरुवेट बट विद डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एच एंड ओ एच ऑन द सी। पायरुवेट आपको पता है, हमने बात की हुई है कि ग्लाइकोल एसिड आपने पढ़ा था। ठीक है। तो ग्लाइकोल एसिड के अंदर पायरुवेट बनता था, तो ग्लिसरॉल इज सिमिलर टू पायरुवेट, बट इसके अंदर हाइड्रोजन और जो ओ एच है इसकी पोजीशन के अंदर कोई डिफरेंस है। ठीक है। अदरवाइज बोथ ऑफ देम हैव सेम कंपोजिशनल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओवरऑल इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। एज सच ग्लिसरॉल कैन इजीली बी कन्वर्टेड टू अनदर थ्री कार्बन कंपाउंड दैट कैन गो इधर अप द pathway to form glucose or down to form pyruvate and then acetyl CoA। तो बेसिकली जो ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल है जो कि मैंने आपको बताया। अब वो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल फैटी एसिड के टूटने से जो निकलता है, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल यानी कि टूट के वहां से ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल निकलता है। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं शुरू में जाके, अगर यहाँ पे हमारा हो कहीं, ओके। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो हमारा द ग्लिसरॉल पोर्शन ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड एंड मोस्ट अमाइनो एसिड कैन बी यूज्ड टू मेक ग्लूकोज। यानी जो हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है, ट्राइग्लिसराइड में तीन हमारे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बाइंड करता है अपने साथ तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को और वो बन जाता है ट्राइग्लिसराइड। जब वो टूटेगा तो जो फैटी एसिड है वो तो अपनी अपनी तरफ यानी अलग हो गए। जो ग्लिसरॉल है उसका क्या होता है कि ग्लिसरॉल जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू पायरुवेट। अब पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो पायरुवेट के बाद वो या तो नीचे की तरफ चला जाएगा टुवर्ड्स द एसिटाइल कोए। ठीक है। यानी वो हमने देखा था कि जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस होती थी उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आगे एंड पे पायरुवेट बनाता था, पायरुवेट आगे एसिटाइल कोए में, एसिटाइल कोए जो है वो आगे सिट्रिक एसिड साइकिल में जो है वो चला जाता था। तो अब एसिटाइल कोए को, अच्छा, जो एसिटाइल को ए है वो आगे फिर हमें फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करता था। ये एक तरीके कार है। दूसरा क्या है कि वो जो ग्लिसरॉल कहाँ से आया है, जो कि फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से आया है, ये रिवर्स चला जाए ऊपर की तरफ, जिसको हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा था। यानी फैटी एसिड से ग्लूकोज का बनना। तो वो जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट से रिवर्स पीछे को जाना शुरू शुरू हो जाएगा और वो बना देगा वहां पे ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्लूकोज की तरफ चला जाएगा, अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है यानी एनर्जी चाहिए हमें, तो वो फिर नीचे को चला जाएगा यानी कि पायरुवेट और आगे फर्दर एसिटाइल को ये बन के जो है वो सीएससी साइकिल के थ्रू एनर्जी प्रोविजन करेगा। तो इट डिपेंड अपॉन डिमांड, ग्लूकोज की जरूरत है या एनर्जी की, और उसके हिसाब से ग्लिसरॉल का जो है वो फैसला किया जाता है। As each two carbon fragment break off from a fatty acid during oxidation, hydrogen and their electron are released and carried to the electron transport chain by coenzyme made from B vitamin, riboflavin and niacin। अच्छा, जो हमारे पास एक तो ये हो गया ना हमारा, जो हमने ग्लिसरॉल पोर्शन अलग किया था, उसके साथ मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड भी निकलते हैं। यानी कि जब हमारा जो है वो एक इस तरह का ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल था, साथ में फर्ज कर लें ये हमारे क्या लगे हुए थे, तीन फैटी एसिड लगे हुए थे। ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो ये जो ग्लिसरॉल वाला पोर्शन है ये अलग होके ये हमारा ग्लूकोज देगा या पायरुवेट दे देगा। ठीक है, या ग्लूकोज या पायरुवेट। और ये तीन फैटी एसिड हैं, ये अलग से ब्रेक डाउन होगी इनकी। ठीक है। और इनकी ब्रेकडाउन के अंदर जो है वो फर्दर फिर बाकी सारा जो है वो, यानी उनसे फिर फर्दर एनर्जी जो है वो निकाली जाएगी। ओके। तो ये मैं आगे स्टेप्स कहीं बने होंगे तो मैं वहां पे आपको दिखाता हूँ। जो फैटी एसिड है, अब देखें ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बन सकता है, लेकिन जो फैटी एसिड है, जो बाकी तीन पोर्शन थे, जो तीन चीजें थी,
वो कभी भी ग्लूकोज बनाने में काम नहीं आ सकते। रेड ब्लड सेल एंड द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डिपेंड प्राइमरली ऑन ग्लूकोज इज फ्यूल। When carbohydrate is unavailable, the liver can cell can make glucose from pyruvate and other three carbon compounds such as glycerol. Important is cell cannot make glucose from the two carbon fragment of the fatty acid. जो फैटी एसिड होता है ये दो कार्बन कंपाउंड होता है, इससे कभी भी बॉडी ग्लूकोज नहीं बना सकती। कुछ सेल ऐसे हैं जो हमेशा जिनको जो ग्लूकोज के अलावा कोई और चीज को एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, यानी उनको ग्लूकोज ही चाहिए। कुछ सेल ऐसे हैं जो फैटी एसिड से डायरेक्टली एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे रेड ब्लड सेल और हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फैटी एसिड या प्रोटीन से एनर्जी नहीं निकाल सकते। या तो वो इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्लूकोज और ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करें, ठीक है, या डायरेक्टली ग्लूकोज उनको दिया जाए। तो अब होता यह है कि जो फैट हमारा जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसका ग्लिसरॉल पोर्शन या तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, या पायरुवेट अगर हमारे पास एक्सेस में मौजूद है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। जो फैटी एसिड साथ रिलीज हुआ है वो कभी भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इन केमिकल डायग्राम द एरो बिटवीन पायरुवेट एंड एसिड ऑलवेज पॉइंट ओनली वन वे डाउन एंड फैटी एसिड इंटर द मेटाबॉलिक पाथवे बिलो दिस एरो। द डाउन एरो इंडिकेट दैट फैटी एसिड कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ग्लूकोज। मिसाल वो क्या कह रहा है बेसिकली यहाँ पे, वो उसके कहने का मकसद है कि सपोज कर लें ये पायरुवेट है एक मॉलिक्यूल, और ये एसिटाइल को ए है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो है ये सिंगल एरो है, मतलब क्या है कि ये सिर्फ वन वे पाथवे है, वापस नहीं जा सकते। और जो फैटी एसिड है वो यहाँ इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है फैटी एसिड। यानी जब भी आप एक डायग्राम में देखोगे तो फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल कोए बनने के बाद वाले रिएक्शन में आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ फैटी एसिड इस्तेमाल हो रहा है तो रिवर्स की कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब रिवर्स की कोई ऑप्शन है ही नहीं तो इसका मतलब सिंपल सिंपल क्या है कि फैटी एसिड जो है वो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू पायरुवेट और इनटू ग्लूकोज, यानी पायरुवेट बनेगा तो ही आगे ग्लूकोज बनेगा ना। तो इसका मतलब है कि फैटी एसिड जो है, क्योंकि पायरुवेट से एसिटाइल कोए का बनना वन वे डायरेक्शन है, रिवर्स नहीं हो सकता, और फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल कोए के बाद आता है, इसलिए ये रिएक्शन कभी भी बैकवर्ड नहीं जा सकता और फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बन सकता। तो फैट से ग्लूकोज कैसे बनता है? फैट के अंदर क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसमें एक ग्लिसरॉल होता है और तीन फैटी एसिड्स होते हैं। ग्लिसरॉल तो जाके आगे ग्लूकोज बना सकते हैं, लेकिन जो फैटी एसिड्स हैं वो आगे ये काम नहीं कर सकते। Remember that almost all dietary fat are triglyceride and the triglyceride contain only one molecule of glycerol with three fatty acid। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितने भी हमारे फूड के अंदर, वो कहता है कि मोस्ट ऑफ द डाइटरी फैट जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होता है। तो उसमें जो ग्लिसरॉल है वो तो ग्लूकोज दे देगा, बाकी जो उसके साथ तीन अटैच होते हैं फैटी एसिड। ग्लिसरॉल या तो यील्ड दे देगा, बट दैट रिप्रेजेंट ओनली 3 ऑफ द 50 और 100 कार्बन एटम इन ट्राइग्लिसराइड, अबाउट 5% ऑफ वेट। द अदर 95% कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। आसान अल्फाज में वो क्या कह रहा है कि ग्लिसरॉल से आप ग्लूकोज बना सकते हो, लेकिन एक फैट के मॉलिक्यूल में या एक डाइटरी फैट के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर या एक ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ 5% ग्लिसरॉल होता है, बाकी 95% फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। यानी 5% का मतलब है कि 50 में से सिर्फ तीन कार्बन जो है वो ग्लिसरॉल के पास है, बाकी के 47 जो है वो फैटी एसिड की फॉर्म में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि 5% सिर्फ अवेलेबल है टू मेक ग्लूकोज, 95% अनअवेलेबल है क्योंकि वो क्या है, फैटी एसिड है। है जी गॉट द स्ट्रक्चर। बेसिकली ये उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें ये 16 कार्बन का फैटी एसिड है, को ए आया, एनर्जी इस्तेमाल हुई, को ए साथ लग गया, ये बन गया एसिटाइल जो है वो फैटी फैटी एसाइल को ए, क्योंकि ये फैट का मॉलिक्यूल था साथ में को लग गया फैटी एसाइल को ए। कोएंजाइम आया, कोएंजाइम जो है वो यहाँ से कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन कराएगा और ये सारा प्रोसेस जो है वो इस तरह चलता रहेगा। अब होता क्या है, अगर ये यहाँ पे डिटेल नहीं है, जैसा मेरे मुझे ये थोड़ा सा मैं देख लूँ कहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर में मेरे पास होंगे नोट्स, 1 मिनट दे दें मुझे।
ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ाया था, तो ये फाइल है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज अ फैटी एसाइल को ए। अगर हम बात करें कि मैंने आपको जो दिखाया था कि ये जो को ए आगे अटैच हुआ था और ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो दिस इज द फैट मॉलिक्यूल एंड दिस विद दैट वी हैव अ को ए। तो जब हम अपने इस वाले में जाएंगे तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे 16 कार्बन का कंपाउंड है, ये पूरा चल रहा है। ये हमारा एसाइल को ए है। अब इसमें क्या है, ये कार्बन अगर इस साइड से जहाँ पे को ए लगता है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इस साइड से आप कार्बन नंबर गिनना शुरू करो तो ये दिस इज द फर्स्ट कार्बन। ये होता है हमारा, सॉरी फर्स्ट कार्बन कह रहा हूँ, ये है हमारा फंक्शनल कार्बन। फंक्शनल कार्बन वो होता है जिसके साथ फंक्शनल कंपाउंड लगाता था। ये कार्बोक्सिलिक एंड है, ठीक है। सी डब्ल्यू एच, आपको पता है सी डब्ल्यू एच एक तरफ जो है वो कार्बन उसके जो है वो फैटी एसिड के एक तरफ क्या लगा होता था, सी डबल ओ एच। तो उस ओ एच को उतर जाता है और उसकी जगह आ जाता है एस सी ओ ए, ठीक है। यानी को ए लग गया तो ओ एच उतर गया, को ए लग गया। वही यहाँ पे दिखाया गया था कि यहाँ से जो है को ए लग जाता है और ओ एच जो है वो यहाँ से रिमूव किया हो जाता है। अच्छा, अब क्या सीन है कि यहाँ पे होता ये है कि अब ये फंक्शनल कार्बन है। फंक्शनल कार्बन के बाद जो पहला कार्बन है उसका नाम है अल्फा, और जो दूसरा कार्बन है उसका नाम है बीटा, ठीक है। अब जब बॉन्ड ब्रेकेज होगी वो होगी अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान में, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अल्फा और बीटा के दरमियान में क्या हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी। अब होगा क्या, होता ये है कि यहाँ से एक एंजाइम काम करेगा, असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम है जो कि इसके ऊपर काम करेगा। अब वो उसने किया क्या, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी ओ ए सेम अपनी जगह पे रहा, ये भी ऐसे एज इट रहा। कार्ब अल्फा और बीटा दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन उनका क्या हो गया, कम हो गया। दोनों कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया। तो एफ ए डी जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू एफ ए डी एच टू, यानी एफ ए डी ने दोनों से, कार्बन अल्फा से और बीटा से एक एक हाइड्रोजन पकड़ा, एफ ए डी एच टू बन गया। और यानी ये बन गया सी एच और सी एच, सी एच टू किसमें हो गए, सी एच और सी एच में। अब टू बैलेंस द स्ट्रक्चर, इनके दरमियान में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब एक एंजाइम आया इनाइल कोए हाइड्रेटेज, उसने पानी ऐड कर दिया। पानी की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा अल्फा कार्बन था यानी सी एच वाला, उसने एच ले लिया हाइड्रोजन का। एच और ओ एच होता है ना एक पानी का मॉलिक्यूल, उसने क्या ले लिया, एच। और बीटा कार्बन को क्या मिल गया, ओ एच। उसके पास ऑलरेडी एच था, दूसरी तरफ क्या लग गया, ओ एच। और हमारे अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आ गए। अब दोबारा एन आया और उसने दोबारा से दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकाल दिए, फिर से अगेन अल्फा कार्बन। और उसने क्या किया, उसने जो है वो एन ने दोनों हाइड्रोजन किसके ले लिए, बीटा कार्बन के ले लिए। तो बीटा कार्बन के पास क्या बच गया, खाली सी डबल बॉन्ड ओ। उसका ओ एच वाला एच भी उतर गया और जो खाली एच लगा हुआ था बीटा कार्बन के साथ वो भी एन ने ले लिया। पहले जो एक्शन हुआ वो दोनों पे हुआ, अल्फा और बीटा कार्बन दोनों पे हुआ। जो दूसरा एक्शन हुआ जिसमें एन ने आके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, उसमें सिर्फ बीटा कार्बन के ऊपर अटैक किया गया और दोनों हाइड्रोजन जो उसके उतार लिए गए। अब ये अलग से आ गया आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड हो, और ये क्या बन गया, सी एच टू सी ओ एच सी ओ ए। अब जो है वो एक और एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, इसमें हाइड्रो उसको एच सी एच को ए एस एच यानी एसाइल को ए एसाइल ट्रांसफरेज, वो क्या करेगा, वो एक मॉलिक्यूल को को ए दे देगा और एक को जो है वो, यानी वो ऐड कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे। ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, इन दोनों के दरमियान में कौन आया, को ए एस एच, को ए एस सी को ए। यानी ये जो है ये अटैच कर गया इसके साथ, को ए मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच कर गया, बीटा कार्बन के साथ, और उसने बना दिया सी डबल बॉन्ड ओ एस सी को ए। एस जो है वो को ए के साथ लगा होता है, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूल अलग हो गया और जो एच था, जो इसके साथ ये एच आ रहा था एंड पे, जो ये वाला एच था, ये हमारा अटैच कर गया अल्फा कार्बन के साथ और वो बन गया सी एच थ्री। अब हुआ क्या कि बेसिकली आहिस्ता 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 एक मॉलिक्यूल आपका पूरा का पूरा अलग हो गया, ये बन गया एसिटाइल को ए। ये एसिटाइल को ए कहाँ जाएगा, ये आगे चला जाएगा इनटू सी ए सी साइकिल और वहां जाके एनर्जी दे देगा। और ये मॉलिक्यूल हमारा एज इट इज पहले जैसा बन गया विद टू कार्बन लेस। यानी इसमें से क्या हुआ है, सिंपली दो कार्बन, या 16 कार्बन का कंपाउंड था, ये दो रह गए। दो क्यों, दो कम रह गए क्योंकि वो दो अलग हो गए। अब इसके ऊपर अगेन ये सारा प्रोसेस होगा, एट द एंड हमारे पास क्या मिल जाएगा, सी बारह। बारह रह जाएगा और साथ में एसिटाइल को ए, यानी दो कार्बन का मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा। फिर सी टेन एट सिक्स फोर, इस तरह कम होते होते ये खत्म हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास दो एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल बच जाते हैं, एक ये और एक ये। जो कि फर्दर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल। वही आपको पता है, वो आपने देखा होगा कि वो जो है हम करते होते थे उसमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो वहां से जो है ये एनर्जी की प्रोविजन होती है। तो दिस इज द होल, यहाँ पे भी यही बात की गई है, को एंजाइम निकल रहे हैं, मॉलिक्यूल कम हो जाएगा, एसिटाइल को ये निकलता जाएगा, ठीक है। साइकिल रिपीट होता है अपने आप को, ठीक है, करता रहेगा करता रहेगा।
तो ये जो 14 कार्बन, 16 कार्बन वाले की दी हुई है, ठीक है। 16 कार्बन से क्या है, 14, 14 से 12, 12 से 10, 6, 4, 2, इस तरह कम होते जाएंगे, और साथ साथ जो है वो एसिटाइल कोए निकलते जाएंगे। एसिटाइल कोए जो है वो क्या कहता है कि आगे जाके फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये भी वही सारी बात की गई है कि हमें जो है पामिटिक एसिड हमारे पास मौजूद होता है, उसको पहले क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट क्या किया जाता है, एक्टिवेट क्या कब होता है, जब जो एक नॉर्मल एसिड होता है ना, सॉरी फैटी एसिड होता है, उसके साथ को ए नहीं लगा होता। नॉर्मल फैटी एसिड का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको शुरू में दिखाऊं, तो नॉर्मल फैटी एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे कहीं बना हुआ था। सी दिस, ये CH3 एक तरफ है, CH3 एक तरफ है, और दूसरी तरफ क्या है, COOH, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब ये एक्टिवेट कब होगा, जब ये OH उतर जाए और इसकी जगह कौन लग जाए, को ए, यानी ये उतर जाए और इसकी जगह कौन आ जाए, को ए आ जाए, तब ये बन जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट करने में क्या रिक्वायर्ड होती है, एक ATP का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है। ATP एनर्जी लगेगी, और वो जो है वो पामिटिक एसिड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद वही सारे प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको करवाए हैं, FAD ने पहले दो एक्सेप्ट किए, पानी ऐड हुआ, फिर NAD ने जो है वो दो हाइड्रोजन निकाल दिए, फिर को ए ऐड हुआ, और एक मॉलिक्यूल अलग हो गया जो कि 14 कार्बन का था, और साथ में दो एसिटाइल को ए अलग हो गए, जो कि अलग से जो है वो फर्दर ऑन जाके फर्दर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मेटिक एसिड का ये सारा मैंने आपको बता दिया, ये आपने पढ़ लेना तो आपको सारा कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। NADH में क्या होना है, आगे क्या होना है, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। NADH और FADH ये आगे जाके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक NADH का मॉलिक्यूल जब ATP देगा, 3 ATP, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड यूज 2 ATP एंड जनरेट 35 ATP। देखो वो कहते हैं कि पाल्मिक एसिड जो कि 16 कार्बन का कंपाउंड है, वो इस सीरीज ऑफ रिएक्शन में जाएगा 7 बार, यूजिंग इक्विवेलेंट ऑफ 2 ATP, यानी 2 ATP इस्तेमाल करेगा वो एक्टिवेट होने के लिए, और उसके बाद 7 FADH देगा, 7 NADH देगा, और 8 एसिटाइल को ए देगा। ईच ऑफ 7 FADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, FADH2 और NADH2, ये दोनों मॉलिक्यूल मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस में करवाया था कि ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहां जाके ये एनर्जी देते हैं। कितनी कितनी एनर्जी देते हैं, कि जो है वो 2 ATP फॉर अ टोटल ऑफ, यानी FADH2 जो है वो 14, 2 ATP देगा। FADH2 एक FAD 2 ATP देगा, तो हमारे कितने बने थे, 7 बने थे, तो 14 ATP निकले। एक NADH जो है वो 3 ATP देता है, और हमारे पास 7 निकले थे, तो 7 3 21, 21 ATP NADH से आएंगे। हर जो हमारे पास इस तरह जो है वो टोटल मिला के 21 और, हाँ ठीक है। तो वो जो हमारे और ये NADH FADH यहाँ से जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 35 ATP जो हमारे जनरेट हो जाएंगे ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड, 16 कार्बन के फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के अंदर। कीटोन बॉडी जो है ये कंपाउंड होते हैं जो कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट व्हेन ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल। जब ग्लूकोज का अवेलेबल नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होती है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज बनती हैं। कीटोसिस, कीटोन बॉडीज बेसिकली क्या होता है, देखो अब आप आपको आपको समझ आया कि आपने देखा कि जब जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज इनफ नहीं ना होता, जब यानी ये फास्टिंग और इंटरमीडिएट फास्टिंग आपने सुना होगा कि लोग बहुत ज्यादा देर तक जब वो भूखे रहते हैं, ये जस्ट टू लूज द वेट, तो उनको एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ कीटोन बॉडीज, जिसके अंदर फैट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, और इसकी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। एज द फास्ट कंटिन्यूज, रोजा लगा हुआ है, ये भूख लगी हुई है, बॉडी जो है वो अपने फैट को फ्यूल इस्तेमाल कर, देखें बॉडी ने अब फैट को ग्लूकोज तो है नहीं, ब्रेन जो है वो सिर्फ ग्लूकोज को एज एन एनर्जी इस्तेमाल कर सकता था। तो अब उसके पास सेकंड सोर्स क्या है, कि वो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करवाए। फैट से वो एनर्जी नहीं निकाल सकता, और फैट ग्लूकोज में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो फैट किस में कन्वर्ट होगा, फैट कन्वर्ट होगा इनटू कीटोन बॉडीज। इट अडॉप्ट बाय कंबाइनिंग एसिटाइल कोए फ्रेगमेंट derived from fatty acid to produce an alternative energy source ketone bodies। अब आपकी फैट की ब्रेकडाउन हो रही है, वहां से प्रोड्यूस हो रहा है एसिटाइल को ए। अब वो जो एसिटाइल को ए है, वो आगे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कीटोन बॉडीज। नॉर्मली प्रोड्यूस एंड यूज ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी, नॉर्मली ये हमारी बॉडी में होता है, लेकिन जब आप फास्टिंग कंडीशन में चले जाते हो या प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में चले जाते हो, 3 4 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर इनका लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। कीटोन बॉडी प्रोडक्शन राइजेस अंटिल आफ्टर अबाउट 10 days ऑफ फास्टिंग, यानी 10 दिन अगर आपने कुछ नहीं खाया, तो उसका लेवल क्या होता लगेगा, होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। क्यों, ताकि जो वो सेल, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, रेड ब्लड सेल, जो कि सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकते थे, फैट से डायरेक्ट एनर्जी नहीं निकाल सकते, प्रोटीन से एनर्जी नहीं निकाल सकते थे, वो फिर कीटोन बॉडीज पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है।
ओके। हमारे बॉडी में अंदर कीटोन बॉडीज होती हैं। जब कीटोन बॉडीज के पास एक जो है ना वो उनको हम कीटो एसिड कहते हैं, ठीक है। आपको पता है फैटी एसिड, आप कभी भी किसी भी एसिड की बात करोगे ना, उसमें कोई ना कोई इस तरह का ग्रुप लगा होता है, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं इसको, ठीक है। तो कीटोन बॉडी जो कि हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फैट की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की वजह से बना है। इसके कई स्ट्रक्चर होते हैं तो मैं आपको दिखाता। तो बेसिकली फैट इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ तो कौन बन गया? कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी जब सी डबल बॉन्ड OH यानी COOH का एक स्ट्रक्चर अपने साथ अटैच कर लेगा, वो बन जाएगा कीटो एसिड। जब ब्लड के अंदर कीटो एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो वो क्या कहलाती है कंडीशन? वो कहलाती है यानी उससे ब्लड की जो नेचर क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। जब ब्लड की नेचर एसिडिक हो जाती है तो कोई भी इंजाइम काम इसमें नहीं कर पाता। आपको पता है इस चीज का? प्रॉपरली इंजाइम काम, इंजाइम जो है वो एक नॉर्मल पीएच पे, एक रिक्वायर्ड पीएच पे, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे काम करते हैं, ठीक है। तो जब पीएच या टेम्परेचर के अंदर कोई डिफरेंस आता है तो एंजाइम जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसकी वजह से इश्यू आता है। अब फ्रूटी ऑर्डर ऑन ब्रेथ नोन एज एसीटोन वेयर डेवलप रिफ्लेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कीटोन, कीटोन एसीटोन। अब आपको पता है ये जो डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक के मुंह से एक खास तरह की स्मेल आती है। क्यों स्मेल आती है? बॉडी उनकी ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रही। अब ग्लूकोज जब यूज नहीं, अवेलेबल हो ही नहीं रहा, तो बॉडी फिर क्या करती है? फैट को एज एन एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करना शुरू करती है। जब वो फैट को एज एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करेगी तो वो थ्रू कीटोन बॉडीज करेगी, ठीक है। जब बॉडी के अंदर कीटोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कीटोन कीटो एसिड या कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ना शुरू होगा, तो कीटोन्स बॉडीज की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसको हम कहते हैं फ्रूटी ऑर्डर, फ्रूट जैसी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। तो वो डायबिटिक्स के मुंह से ऐसी स्मेल आती है जो कि एसीटोन की होती है, एसीटोन की स्मेल आती है। और उस चीज को ये रिप्रेजेंट करती है कि बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि फैट इस्तेमाल हो रहा है। जब बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, कीटोसिस क्या कंडीशन है कि यानी सीवियर कीटोन बॉडी, आप सीवियर फास्टिंग में चले गए हो, आपकी बॉडी जो है वो कीटोसिस पे आ गई है, यानी बॉडी के अंदर जो है वो कीटोन बॉडी का लेवल बढ़ गया है। अब ये कीटोन बॉडी क्या करती है? ये अल्टीमेटली भूख को सप्रेस करना शुरू कर देती है। यानी वो बंदा मजीद से मजीद, जब कीटोसिस हो गई, कीटोसिस क्या है कि हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड की जो पीएच है वो क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो एपिटाइट लॉस हो जाती है। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो बंदे को भूख नहीं लग रही, वो खा ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही बंदा जो है वो खाना खाएगा, कभी भी जैसे ही उसको खाना मिलता है, तो अगेन बॉडी जो है वो अपनी उसकी टॉसिस की कंडीशन से निकल आएगी, ग्लूकोज पे डिपेंड हो जाएगी और अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेगी, ठीक है। यानी जब तक उसको खाना नहीं मिल रहा, कीटोसिस पे वो रहेगा और उसकी एपिटाइट जो है वो दबती जाएगी, सप्रेस होती रहेगी, ठीक है। जैसे ही वो नॉर्मल फूड पे आएगा, अगेन उसकी एपिटाइट जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। Slowing of metabolism in an effort to conserve body tissue for as long as possible, the hormone of fasting slow metabolism. As the body shift to the use of ketone body, it similarly reduce energy output and conserve both its fat and its lean tissue. अच्छा, अब इसमें क्या होता है? वो कहते हैं कि फास्टिंग के अंदर हो क्या रहा है कि जब आप खाना खाना छोड़ देते हैं तो बॉडी क्या करती है कि बॉडी जो है वो अपने, जब सीवियर फास्टिंग की कंडीशन आ जाए, लाइक आप बहुत देर से फास्टिंग कर रहे हो, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी जो है वो, क्योंकि उसका टारगेट ये है कि उसने अपने आप को रिजर्व करना है, ठीक है, उसने अपने अपनी बॉडी को बचाना है ना, तो वो क्या करेगी? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही है, और डाइजेशन की स्पीड होती है, लंग्स की, हार्ट की, हर चीज की एक स्पीड है, हर चीज के काम करने की एक स्पीड है। उसके अलावा बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे होते हैं। ऑल ऑफ दोज आर यूजिंग एनर्जी। अब बॉडी क्या करती है? बॉडी को ऑलरेडी पता है यार एनर्जी बहुत कम है हमारे पास, तो बॉडी क्या करती है? सारी मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगी, केमिकल रिएक्शन स्लो, एंजाइम की वर्किंग स्लो, हर चीज स्लो कर देगी ताकि बॉडी मिनिमम लेवल पे सर्वाइव कर सके और बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर क्या हो? इस्तेमाल ना हो, ठीक है। तो बॉडी जब भी इस तरह की कीटोसिस की कंडीशन आ जाती है, तो बॉडी के स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं, ताकि बॉडी के प्रोटीन्स को, फैट्स को, जो जाहिर सी बात जब बंदा खा नहीं रहा तो फिर एनर्जी उसको कहाँ से आएगी? उसके मसल ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी, उसके फैट स्टोर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो बॉडी एक टाइम के बाद इनको रिजर्व करना शुरू करती है। डेफिनेटली जब मसल स्टोर, मसल आपके मसल यानी ये जो बॉडी के मसल होते हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे ना, अगर ये भी खत्म हो जाए एनर्जी से, तो फिर बॉडी क्या करेगी? बॉडी लंग्स के, यानी आपका हार्ट, सॉरी ऑर्गन्स, लंग्स, हार्ट, लिवर, ये भी क्योंकि प्रोटीन होती है, तो बॉडी इनको तोड़ना शुरू कर देगी, ठीक है। जब ये टूटना शुरू होंगे फिर कोई भी काम प्रॉपर नहीं होगा, तो बॉडी हत्तल इम्कान कोशिश यही करती है कि मेटाबॉलिज्म को स्लो करके अननेसेसरी
एनर्जी वेस्ट को स्लो करके, एनर्जी यूटिलाइजेशन को स्लो करके बॉडी को मैक्सिमम टाइम तक सर्वाइवल पीरियड में रखा जा सके। कुछ सिम्टम ऑफ स्टारवेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, यू विल गेट टू नो दिस आउट। ये कुछ चेंजेस हैं जो लिखी हुई हैं, मैंने आपको बताई। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, वेस्टिंग रेस्पिरेशन, लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर बॉडी का लो हो जाता है। ये यानी ये कुछ मेटाबॉलिज्म चेंज, मेटाबॉलिक चेंजेस हैं। वैसे तो यहाँ पे ये एज एच बताया गया है कि जब स्टारवेशन होती है तो उसकी वजह से होता क्या है, बॉडी अडाप्ट करती है अपने आप को। ठीक है, बॉडी अडाप्टेशन क्यों कर रही है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो ये सारी अडाप्टेशन करती है, डिफरेंट अडाप्टेशन करती है ताकि बॉडी जो लाइव है, बॉडी है, उसको ज्यादा देर तक सरवाइव करवाया जा सके। ठीक है, अदरवाइज कुछ फिजिकल सिम्टम है वेस्टिंग और अडाप्टेशन की कुछ सिम्टम्स होती हैं। वेस्टिंग, मसल इस्तेमाल हो रहा है, हार्ट रेट स्लो हो गया, रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म स्लो हो गई। क्यों स्लो हुई? ताकि जो है वो इन चीज़ों को जो है वो बॉडी की एनर्जी यूटिलाइजेशन कम की जा सके। बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, डेफिनेटली ज्यादा टेम्परेचर का मतलब है ज्यादा एनर्जी टेम्परेचर को मेंटेन करने में इस्तेमाल हो रही है। लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर का मतलब ये हो गया। और बाकी कुछ साइन एंड सिम्टम यही है कि वो आपके जो है डिफरेंट जो है डैमेज जब स्टार्ट हो जाए, यानी ऑर्गन फेलियर मैंने आपको बताया, आपको अभी एग्जांपल दी उसकी। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं कि बॉडी की जो अडाप्टेशन है, यानी वो जो ये एनर्जी को लो कर दिया है और ये सारी जो चीजें उसने की हैं, जितने स्टेप्स उसने लिए हैं, वो बॉडी को सर्वाइव करवा सकती है 2 माह तक, यानी 2 माह बगैर बंदा खाना खाए रह सकता है। ठीक है, मेंटल अलर्टनेस नीड नॉट टू बी डिमिनिश्ड एंड इवन सम फिजिकल एनर्जी मे रिमेन अनइम्पेयर्ड फॉर सरप्राइजिंगली लॉन्ग टाइम। ठीक है, दिस रिमार्केबल अडॉप्टेशन हाउएवर शुड नॉट प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग द वेरी रियल हैजर्ड दैट फास्टिंग प्रेजेंट। वो कहता है कि भाई जो मेंटल अलर्टनेस 2 माह तक जो बॉडी सर्वाइव करवा सकती है बगैर खाए पिए, मेंटली बंदा फिर भी अलर्ट होगा, थोड़ा बहुत उसको समझ आ रही होंगी चीजें। और सम टाइम इवन दैट फिजिकल एनर्जी में रिमेन अनइम्पेयर्ड, मतलब उसके अंदर जब फिजिकल एनर्जी भी होगी, वो थोड़ी बहुत मूवमेंट भी कर सकेगा। इतनी बॉडी अडाप्ट कर लेती है, इतनी हद तक बॉडी अडाप्ट कर सकती है कि 2 माह बाद भी बगैर खाए पिए बंदा थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, और उसकी जो दिमागी तौर पे वो यानी उसका दिमाग काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि दी रिमार्केबल अडॉप्टेशन, ये फजूल लाइनें भी बहुत ज्यादा ऐड की गई हैं, इनको ना भी करो तो इशू कोई नहीं है, लेकिन वो ये सिर्फ ये बात कर रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि बॉडी अगर, हाँ जी ठीक है, आप जी उठे और कहें कि हाँ जी 2 माह तक एक अडॉप्टेशन बॉडी जो है वो सर्वाइव कर सकती है, तो आप 2 माह खाना खाएं ही ना। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, वो सिर्फ आखिरी लाइन का यही मतलब है। ओके, अब क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारे फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या हो रहा है, उससे एसिटाइल कोए बन रहा है। एसिटाइल कोए आगे जो है वो किस में जाता होता था, सीएसी साइकिल में जाता होता था। वहां से सीएसी साइकिल में वो अपने आप को जो है वो वहां से एनएडीएच एफएडीएच टू प्रोड्यूस करता था। एनएडीएच एफएडीएच जो है वो आगे जाके एनर्जी प्रोवाइड करते थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उससे एनर्जी आ रही थी। और इस रिएक्शन में CO2 और वाटर प्रोड्यूस हो रहा था इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये नॉर्मल एक प्रोसीजर है। कार्बोहाइड्रेट भी इसी को फॉलो करते हैं, सीएसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फैटी एसिड भी इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन कीटोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि एसिटाइल को ये बना, वहां तक ठीक था काम, आगे जो है वो नहीं जा रहा, तो एसिटाइल कोए, दो एसिटाइल कोए मिलकर बना दिया एसिटो एसिटाइल कोए। दो एसिटाइल कोए मिले और एक स्ट्रक्चर बना दिया एसिटो एसिटाइल कोए। अब जो एक एसिटाइल एसिटो एसिटाइल कोए कंडेंस करेगा एसिटाइल कोए से टू फॉर्म 6 कार्बन इंटरमीडिएट बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाइल 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 ग्लूटाराइल कोए। यानी एसिटो एसिटो जो हमारा था एसिटाइल को ए, वो था 2 कार्बन का कंपाउंड। जब दो मिले तो वो बना एसिटो एसिटाइल को ए, ये हो गया 4 कार्बन का कंपाउंड। जब ये दो जो है वो एक और एसिटाइल को ए के साथ मिले तो वो बन गया 6 कार्बन का इंटरमीडिएट, जिसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारेट को ए। ये जो है ये एक एसीटोन बॉडी है। दिस इंटरमीडिएट क्लीव टू एसिटाइल को एन एसिटो एसिटेट। ये यानी कि इसको अब पहले ये टूटेगा, पहले क्या था, एसिटो एसिटाइल को ए बना, उसने कंडेंस किया एसिटाइल को ए से और बना दिया बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को ए। ये टूटेगा और देगा एक एसिटाइल को ए रिलीज कर देगा, एज इट इज ये बना था। लेकिन जो एसिटो एसिटाइल को ए है वो बन जाएगा एसिटो एसीटेट।
एसिटोएसीटेट कैन बी मेटाबोलाइज आइदर टू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एसिड और एसीटोन। जो फाइनलाइज हमारी कीटोन बॉडीज हैं वो ये और ये हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि पहले एक एसिटाइल को ए था वो दूसरे के साथ मिला और बना दिया उसने ये दोनों का जो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है ये तीसरे के साथ मिला और उन्होंने बना दिया ये। अब ये टूटेगा, एसिटाइल कोए जो तीसरा एसिटाइल कोए इसने लिया था उसको वापस कर देगा और ये स्ट्रक्चर जब वो चेंज हो चुका होगा इनटू एसिटो एसीटेट। ये एसिटो एसीटेट जब वो आगे कन्वर्ट होगा इनटू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेटिक एसिड, ब्यूटायरेट एसिड या एसीटोन, ये दोनों ही कीटोन बॉडीज हैं। एसिटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट एंड एसीटोन आर द कीटोन बॉडीज ऑफ द कीटोसिस। यानी ये एसिटोएसीटेट या तो ये डायरेक्टली अपना यानी ये खुद भी कीटोन बॉडी है, और अगर ये मेटाबोलाइज का मतलब इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स हो जाएं तो ये मजीद दो तरह के जो है वो बना सकता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये मजीद दो तरह के जो है वो सॉरी कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है। टू आर रियल कीटोन्स। अच्छा, अल्कोहल की एक एग्जांपल होती है कि जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप होता है ना, दो कार्बन के। अच्छा ये देखो कि वो कहते हैं इनमें से दो कौन है, रियल कीटोन है। रियल कीटोन की जो है वो जो इंडिकेशन है वो क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। रियल कीटोन असल में जो कीटोन होगा उसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ होगा। द अदर इज एन अल्कोहल दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कीटोन फॉर्मेशन, हेंस द टर्म कीटोन बॉडी रेदर देन कीटोन्स टू डिस्क्राइब द थ्री ऑफ देम। यानी जो कीटोन है, स्पेसिफिकली कीटोन बोलोगे तो उसमें आपको सी डबल बॉन्ड ओ जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ का स्ट्रक्चर हो तो कीटोन होता है। लेकिन इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, वो आपका अल्कोहलिक बॉडी है। वो क्या है, अल्कोहल है, इंटरमीडिएट इज एन अल्कोहल। तो इसलिए हम इन तीनों को एज इट इज यानी जब तीनों को कंबाइन हम बात करेंगे तो हम इनको क्या कहेंगे, कीटोन बॉडीज, नॉट कीटोन। ठीक है, कीटोन बॉडीज कहेंगे, उसमें फिर वो अल्कोहल वाला जो ग्रुप है वो भी कवर हो जाएगा। ये दो एसिटाइल कोए मिले, कोए दोनों का निकल गया, पीछे बन गया अकीटोन एसिटो एसीटेट। ये क्या बन गया, एसिटो एसीटेट। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, आई थिंक स्ट्रक्चर आप लोगों ने नहीं करने, आपने सिर्फ इनका नाम याद रखने हैं। एसिटाइल कोए एक था, एसिटो एसिटाइल कोए जो पीछे बना हमारा वो मजीद एक और एसिटाइल कोए को आपस में मिलाएगा। को ए दोनों के पास कोए था, एक रिलीज हो जाएगा एक लगा रहेगा, एक रिलीज हो गया एक लगा रहा। ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारेट्स को ए। अच्छा, ये को ए जब आगे टूटा तो ये बना दिया एसिटो एसीटेट जो कि कीटोन बॉडी है, और साथ में एसिटाइल को ए रिलीज हो गया, यानी जो यहाँ पे अटैच हुआ था वो अगेन रिलीज हो गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया इनटू एसिटो एसीटेट। एसिटो एसीटेट आगे जो है वो टूटेगा इनटू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एसीटोन। एक एक एसीटोन या एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। तो एक दो और तीन ये तीनों क्या है, कीटोन बॉडीज हैं। ठीक है, और ये आगे साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। ये आप लोगों को पता है, ग्लिसरॉल या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है पायरुवेट के जरिए, या पायरुवेट में आ जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा टू गिव द एनर्जी। इसी तरह लैक्टेट है वो वन ऑन वन है फैटी एसिड एसिटाइल को। फैटी एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होती, फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं इनटू द एसिटाइल कोए। अमाइनो एसिड जो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, कुछ होते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं वो पायरुवेट में कन्वर्ट होंगे और पायरुवेट से वापस ग्लूकोज भी बन सकते हैं और एसिटाइल कोए की तरफ भी जा सकते हैं, उनको कहेंगे ग्लूकोनियोजेनिक। क्योंकि ये पायरुवेट से एसिटाइल कोए वन वे है, बाकी सारे क्या है, टू वे हैं। तो जो भी चीज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रही है वो ग्लूकोज बना सकती है, जो पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो रही वो ग्लूकोज नहीं बना सकती। इसका मतलब है ग्लिसरॉल, लैक्टेट और अमाइनो एसिड, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, ये तीनों के तीनों ग्लूकोज बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा फैटी एसिड और अमाइनो एसिड है, क्योंकि ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहे हैं, देर इज नो वे बैक। तो ये सिर्फ एसिटाइल कोए बनाएंगे, ये जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकते इनटू ग्लूकोज। ये कुछ उनकी ट्रांसफर लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया एचिटाइल को ट्रीसीए साइकिल, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां से एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो ये आप जब इसको देखोगे तो यू विल गेट क्लियर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।